नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के 6वीं नंबर यूनिट के कुछ प्रश्नों के प्रश्न उत्तर देखे थे। 13 तक प्रश्न हमने कर लिए थे। अब आज बारी है उससे आगे वाले प्रश्नों की। उससे पहले अगर वीडियो क्लियर ना दिखे तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग पहले अच्छी करना और वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लेना, जूम आउट कर लेना, जिससे कि सारे प्रश्न आराम से दिख जाएंगे। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी 13 तक प्रश्नों की। आज बात कर लेते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न क्या है भाई? 14वां प्रश्न बोल रहा है कि जाइलम के कार्य। देखो, जाइलम के कार्य वैसे तो सभी को पता है कि जाइलम का कार्य होता क्या है। ठीक है, और जाइलम, लेकिन फिर भी कुछ लोग भूल जाते हैं, तो उनके लिए क्या है भाई जाइलम। जाइलम को कभी नहीं भूलने वाला कार्य। कई बार सभी, ऐसे तो सभी को पता है कि जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फल का मतलब भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। लेकिन कई बार हम लोग जब परीक्षाएं आती है तब भूल जाते हैं। लेकिन इसके लिए छोटी सी एक ट्रिक है। इसके देखो, दो शब्दों से मिलकर बना है जाइलम, ज और इसके अंदर ल भी आता है, तो इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि जाइलम का कार्य क्या हो गया? जल का परिवहन करना। मतलब जड़ों के द्वारा जो भी जल का अवशोषण हुआ है उस पूरे जल को कहाँ तक पहुँचाना? पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं आगे फ्लोएम की। वही वाली बात वह भी जैसे जाइलम में बताई वही फ्लोएम में। देखो, फ्लोएम का कार्य क्या हो गया? फ्लोएम का कार्य होगा कि जो पत्तियों के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ बनते हैं या जो भी भोजन का निर्माण होता है, उन सभी का परिवहन करना ही क्या है? किसका कार्य है? फ्लोएम का। देखो, फ्लोएम के अंदर भी फल मतलब भोज्य पदार्थ मिलते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लोएम का कार्य क्या हो गया कि फल मतलब पत्तियों में बनने वाले भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। अब बात कर लेते हैं 16वें नंबर प्रश्न की। वाष्पोत्सर्जन क्या है? देखो, कई बार होता क्या कि हमारे प्रश्नों के जवाब हमें आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनके जवाब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आया भाई वाष्पोत्सर्जन। देखो, शब्द के टुकड़े कर डालो। जैसे ही शब्द के टुकड़े करेंगे तो शब्दों के टुकड़ों के आधार पर हम लोग इसके बारे में सही और सटीक बात लिख सकते हैं। अगर इतनी भी सटीक नहीं हो तो कम से कम 90% सही बात हम लोग लिख ही सकते हैं। जैसे अब इसमें देखो, वाष्पोत्सर्जन क्या लिखा? वाष्पोत्सर्जन, वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन करना ही क्या है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। कई बार विज्ञान में भी हिंदी आ जाती है और हिंदी में भी संधि आ जाती है, और संधि अगर किसी ने अगर अच्छे तरीके से पढ़ी हो तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। वाष्प का उत्सर्जन करना। और वाष्प का उत्सर्जन होगा कहाँ से? पादप के कौन से भाग से वाष्प निकलती है? जलवाष्प हो। ठीक है, तो ये होता है पत्तियों से। कहाँ से होता है? पत्तियों से। तो पत्तियों, तो इसकी परिभाषा क्या बना लोगे? वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या हो गई? वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा हो गई, पत्तियों के द्वारा जल का उत्सर्जन करना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 17वें नंबर प्रश्न के। रंध्र क्या है? देखो भाई, पहली चीज, रंध्र होते क्या है? पत्तियों की सतहों के नीचे, निचली वाली सतह पर कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं भाई? छिद्र। और इन्हीं छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। तो भाई ये पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं, तो इनका कार्य तो कुछ ना कुछ होगा ना। बिना कार्य के तो ये है नहीं। चलो इनके कार्य की बात कर लेते हैं। देखो, अगर रंध्रों के मुख्य रूप से देखे जाए तो दो मुख्य रूप से कार्य होते हैं। कि पहला हो गया अपने इनके कार्य रंध्रों के लिए कि जल का वाष्पोत्सर्जन, जो अतिरिक्त मात्रा के अंदर जल है वो यहीं से रंध्रों के द्वारा बाहर निकलेगा। ठीक है, जो पत्तियों के अंदर जो ज़्यादा मात्रा के अंदर अतिरिक्त मात्रा में जल है वो सारा का सारा कहाँ से निकलेगा? रंध्रों के द्वारा। और रंध्र होते कहाँ पर है? पत्तियों की निचली सतह पर। ठीक है, और दूसरा कार्य हो गया कि गैसों का जो विनिमय होता है, आदान प्रदान जो होता है वो होता है रंध्रों से। ठीक है, अगर ऑक्सीजन त्यागनी हो या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करनी हो तो ये सारे के सारे कार्य होते हैं कहाँ पर? रंध्रों के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये थे भाई रंध्रों के छोटे नॉर्मल रूप से कार्य। वैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर इतने टफ सवाल होते नहीं हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं तो हम लोग नॉर्मल लेवल के आधार पर हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं भाई 18वें नंबर प्रश्न की। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां,
देखो भाई, जठर ग्रंथियों की बात की जाए तो जठर ग्रंथियाँ होती हैं अपने आमाशय में, और इनका कार्य क्या होता है भाई? जठर रस का स्त्रावण करना। जठर ग्रंथियों का कार्य होता है जठर रस का स्त्रावण करना, और होती कहाँ पर है? आमाशय में होती है भाई साहब, है ना? जहाँ पर होती है वहीं पर इनका कार्य है। चलो फिर आगे 19वां नंबर प्रश्न, उत्सर्जन किसे कहते हैं? देखो भाई, अगर उत्सर्जन शब्द का अर्थ आता है तो इसकी परिभाषा आराम से बना। उत्सर्जन, उत्सर्जन का अर्थ होता है त्याग करना। अब त्याग किस चीज़ का करोगे? खाने का तो करने से रहे, पीने का करने से रहे, तो फिर उत्सर्जन किस चीज़ का करोगे? अरे भाई साहब, शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन सभी का उत्सर्जन, शरीर को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। मतलब शरीर के अंदर जब भी कोई अपशिष्ट पदार्थ बनता है उन सभी को बाहर निकालने की प्रक्रिया, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। देखो भाई, अगर इंसानों की बात करें तो इंसानों में भी उत्सर्जन होता है, और पादपों की बात करें तो पादपों में भी उत्सर्जन होता है। कुछ ऐसा उत्सर्जन होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ, वैसे तो सारे अपशिष्ट पदार्थ ही हैं। अगर पादपों की बात की जाए तो हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जन ही है। ठीक है, चलो आगे की बात कर लेते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है भाई, केसिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? अब ये वाली बात, केसिका गुच्छ, अब गुरुजी ने तो पढ़ा ही नहीं केसिका गुच्छ होता क्या है भाई? केसिका गुच्छ किसे कहते हैं? इसीलिए बोलता हूँ कि इसके लिए दूसरे इंग्लिश वर्डों के साथ साथ हिंदी शब्दों को भी ध्यान में रखा करो। केसिका गुच्छ, अगर आप लोगों ने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी हो तो नेफ्रॉन के अंदर बोमन संपुट होता है, और बोमन संपुट के अंदर ही केसिका गुच्छ होता है, और केसिका गुच्छ का दूसरा नाम ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, और जो ग्लोमेरुलस होता है उसी को क्या बोला जाता है? केसिका गुच्छ। ठीक है, या ऐसा बोल दिया जाए कि बोमन संपुट के अंदर एक अनेक केसिकाओं का गुच्छ या जाल बना होता है जिसे केसिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है, और उसको ग्लोमेरुलस भी बोल सकते हैं। और ग्लोमेरुलस होता कहाँ पर है भाई साहब? बोमन संपुट में होता है। ठीक है, और बोमन संपुट किसका भाग है? नेफ्रॉन का। और उत्सर्जन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम बोला जाए, या वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम बोला जाए तो नेफ्रॉन होता है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आगे वाले प्रश्न 21वें नंबर की, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? देखो भाई, ये जैव प्रक्रम है क्या? किसे कहते किसे हैं जैव प्रक्रम? अब ये भाई साहब, ये जैव प्रक्रम होता क्या है? मतलब जीवों के अंदर श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सारी जो भी क्रियाएं होती हैं इन सभी को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसी को क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम। मतलब जीवों के द्वारा होने वाली क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। जीवों के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम बोला जाता है। ठीक है, ये था अपना 21वां प्रश्न। और 22वें प्रश्न की बात कर लेते हैं भाई, पोषण किसे कहते हैं? अब देखो, वैसे तो हम लोग 6 क्लास में छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि पोषण किसे कहते हैं, लेकिन आज अगर पूछ लिया जाए तो पोषण की परिभाषा में नहीं आती। क्यों आएगी भाई साहब? हम लोग केवल रट लेते हैं, और 6 क्लास में थे तब रट लिए, आराम से पढ़ लिए, और अब पता नहीं कहाँ से हैं, तो वो भी हम लोग थोड़ी जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको समझ लेते हैं ना। पोषण, पोषण की बात की जाए तो इसको सीधे और सरल शब्दों में बोले तो शरीर के पोषण, शरीर के वृद्धि, शरीर के विकास, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक भोजन को ही क्या बोलते हैं भाई साहब? पोषण बोलते हैं। मतलब व्यक्ति का जो भी शरीर की वृद्धि हो रही है, शरीर में विकास हो रहा है, उसके लिए जो आवश्यक भोज्य पदार्थ हैं उसी को क्या बोलते हैं? पोषण। ऐसा नहीं है कि हमको केवल आलू पसंद है तो आलू के आलू खाओ, मोटापा ज़्यादा हो जाएगा। दाल भी खानी ज़रूरी होती है, क्योंकि दाल के अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है भाई साहब। ठीक है, वो हमारे लिए आवश्यक है, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया? पोषण। हाँ ठीक है, वो बात अलग है कि आप लोगों को आलू ज़्यादा पसंद है ना। चलो आगे अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न है भाई, स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर। देखो, वैसे अगर अंतर की बात की जाए तो इसमें केवल एक परिभाषाएं आती है और कुछ नहीं आता। स्वपोषी शब्दों के टुकड़े कर लो, परिभाषाएं अपने आप बन जाएगी। वैसे स्वपोषी, स्वपोषी की बात की जाए, स्वपोषी स्वयं पोषण, मतलब जो अपना भोजन, पोषण का मतलब क्या हो सकता है? पोषी, खुद का भोजन खुद ही बनाए, वो क्या हो गए?
स्वपोषी। और अपना भोजन खुद नहीं बनाए वो क्या हो गए? विषमपोषी। सीधी और सरल बात। स्वपोषियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, विषमपोषियों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। स्वपोषी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना सकते हैं, विषमपोषी अपना भोजन नहीं बना सकते। ऐसा तो है नहीं कि विषमपोषियों के शरीर पे गेहूँ उगते हैं वहीं से दाने तोड़ तोड़ के खा लेते हैं, है ना? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वो क्या हो गए? विषमपोषी हो गए भाई साहब। अब आगे की बात, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली 3 घटनाएं बताओ भाई साहब। अब समस्या आ जाती है सबसे बड़ी। प्रकाश संश्लेषण वैसे होता है, लेकिन अब इस प्रकाश संश्लेषण में जो 3 मुख्य घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? देखो, इसके अंदर तो यही होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है भाई? अवशोषण होता है। और ग्लूकोज का विखंडन होता है। का क्या होता है? विखंडन होता है। और ठीक है, और इसी के दौरान क्लोरोफिल वर्णकों के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है ना। तो ये हो गए अपने प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। अब 25वां नंबर सवाल की बात की जाए तो 25वां नंबर सवाल वैसे मेरा थोड़ा तिरछा तिरछा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। क्या है? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या है? देखो भाई, अंतःग्रहण की बात की जाए तो सीधे और सामान्य शब्दों में बोला जाए तो शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करना, मतलब भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करवाना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है भाई। अंतर्ग्रहण, अंतग्रहण, अंत अंदर, ग्रहण प्रवेश करना, है ना? ग्रहण करना, अंतग्रहण प्रवेश करवाना भोजन को, ये अंतग्रहण कहलाता है। चलो चलो, ज़्यादा हो गया। 26वां नंबर, एपीग्लोटिस क्या है? एपीग्लोटिस वाले भाई साहब, अगर हम लोगों ने सही तरीके से श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र कहीं पे पढ़ा हो तो पाचन तंत्र के बीचों बीच श्वास नलियों में, वैसे तो ज़्यादा इसका वर्णन यहाँ पे श्वास नली में मिलता है। श्वास नली में जब सी आकार के छल्लों की बात की जाए तो यहीं पर क्या होता है भाई? एपीग्लोटिस, जिसे गांठी ढक्कन भी बोलते हैं। अगर पढ़ाया होगा तो याद होगा, वरना नहीं होगा। चलो, एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस की बात कर ली जाए भाई साहब तो शरीर के अंदर एपीग्लोटिस होता कहाँ पर भाई? सीधी सी बात है, गर्दन के अंदर होता है ना, यहाँ पर। अब देखो इसका कार्य क्या है। एपीग्लोटिस होता क्या है भाई? ये एक गांठी के ढक्कन के, इसे गांठी ढक्कन भी बोलते हैं और ये एक ढक्कन की भूमिका निभाता है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं या निगलने की कोशिश करते हैं तब ये गांठी ढक्कन श्वास नली को रोकने का कार्य करता है, जिससे भोजन के कण कहाँ नहीं जा पाते? श्वास नली में नहीं जा पाते और हम लोग खल्लो खल्लो करने से बच जाते हैं। ठीक है, ये हो गया भाई अपना एपीग्लोटिस, है ना। एपीग्लोटिस क्या होता है भाई साहब? श्वास नली तथा भोजन नली के ऊपर एक गांठे ढक्कन के समान संरचना होती है। जब भोजन को ग्रहण किया जाता है तब हम इसको, सॉरी हम नहीं, ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसी को क्या बोलते हैं? एपीग्लोटिस। अब देखो 27वां नंबर सवाल इसके अंदर कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मेरे भी कटिंग शटिंग हो गई है। ठीक है, इसके देखो भाई 27वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, विलाई क्या है? विलाई। अब देखो, आधे से ज़्यादा बोल लेंगे नहीं भाई साहब, विलाई हमारे आउट ऑफ कोर्स, हाथ खड़े कर देंगे, हमारे कोर्स में आया ही नहीं विलाई। विलाई आया कहाँ से भाई साहब? मैंने थोड़ी निकाला इसको। अरे भाई साहब, किताब के अंदर स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखा है, रसांकुर, सूक्ष्मांकुर या विलाई। रसांकुर, सूक्ष्मांकुर या विलाई। अब देखो, छोटी आंत के अंदर अंगुली के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन के क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे भोजन का अवशोषण क्षेत्र बढ़ जाता है ना। तो यही क्या है भाई? विलाई है, और क्या है? ठीक है, चलो इसी का दूसरा नाम रसांकुर से याद रख लेना, सूक्ष्मांकुर याद रख लेना। ठीक है, चलो ये है अपने 27 नंबर सवाल कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी इसमें और भी बहुत सारे सवाल हैं। चलो इसको देखते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना।